तो आम में जो उत्पादकता भारत में कम है, मैंने कुछ अन्य देशों का आपसे उदाहरण दिया कि कुछ देशों में उत्पादकता काफी अधिक है, हमारे देश में कम है। तो आम की उत्पादकता हमारे देश में कम होने के कुछ कारण हैं। पहले उस कारण को हम जाने ताकि उसका हम सही समाधान कर सकें। तो इसका पहला कारण है कि हमारे देश में करीब 30 से 35% बाग, लगभग 40% आम के बाग ऐसे जो पुराने और अनुत्पादक हैं, ओल्ड एंड ओवर क्राउडेड हैं। तो उन बागों में ऐसा होता है कि उत्पादकता भी कम हो जाती है, और वो बाग में ऐसा होता है, अनुत्पादक बाग उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी आयु काफी अधिक हो चुकी होती है, उनकी ऊंचाई काफी अधिक होती है, और पौधों में सूर्य का प्रकाश की उपलब्धता भी काफी कम होती है। तो ऐसे बागों की जो बाहुल्यता है हमारे देश में। दूसरी एक बात और भी है आम की उत्पादकता कम होने का, वो ये है कि जो हमारे बाग हैं उसमें से बहुत सारे बाग, लगभग 70 से 80% बाग कुपोषित हैं। ये हम लोगों ने मलिहाबाद क्षेत्र में आम का जहाँ पर उत्पादन होता है वहाँ पे काफी क्षेत्र में सर्वे किया हुआ है, और सर्वे के बाद ये निकला कि जो भी बाग हैं, बहुत कम बागवान ऐसे हैं जो एक अनुमोदित पोषक तत्वों की मात्रा को खेतों में, बागों में, बागों के साथ ये होता है कि कोई से यूरिया डाल देता है, कोई डाल देता है, और कोई से गोबर की खाद डाल देता है। लेकिन जो एक रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स है, एक वेस्ट पेड़ 2 किलो फास्फेट और 1.5 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, गोबर के साथ चाहिए होता है। बहुत कम बागवान है जो पूरा रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स पेड़ों में देते हैं। तो ये भी एक कारण है कुपोषण का, क्योंकि जब बाग हमारा स्वस्थ नहीं होगा तो उसके अच्छे उत्पादन की आशा नहीं करेंगे। और कई क्षेत्रों में ऐसा भी है कि पॉलिनाइजर वैरायटीज की कमी भी है, केवल दशहरी लगा हुआ है, दूर दूर तक दशहरी का एक ब्लॉक लगा हुआ है। तो पॉलिनाइजर वैरायटीज का भी आम की उत्पादकता में काफी रोल होता है, काफी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जहाँ पे आम के मिक्स बाग लगे हैं, प्रजातियों की बाग लगे, वहाँ पे अच्छा उत्पादन होता है, और जहाँ पे एक ही प्रजाति की बाहुल्यता है दूर तक, तो वहाँ पे भी उत्पादकता थोड़ी सी कम होती है। इसके अलावा कई जगह पे हमारे जो आम के बाग है वो अनमैनेज्ड कंडीशन है। होता ऐसा है कि जो हमारे बागवान भाई हैं, केवल फल जब वो हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, फ्लावरिंग का टाइम आता है, उस समय एक्टिव होते हैं और साल भर बाग कुछ। तो जहाँ पे इस तरह से नेग्लेक्टेड बाग होते हैं, उपेक्षित बाग होते हैं, वहाँ पे भी उत्पादकता कम होती है, क्योंकि आम का बाग वर्ष भर केयर करता है। और यदि हमारे बंधु सिर्फ फूल आने के समय एक्टिव होते हैं और फल बाद फिर से अपने घर पर जाके बैठ जाते हैं, तो बाकी जो कंडीशन होती है वो अच्छी होती है, उसका भी उत्पादकता कम होता है। एक कारण और भी है, हमारे देश में जो आम की प्रजातियां हैं, खास करके उत्तर भारत में, उसमें अनियमित फल वाली प्रजातियों की बाहुल्यता है, और नियमित फल वाली प्रजातियों के अंतर्गत क्षेत्रफल काफी कम है। तो ये भी एक कारण है। जैसे कि लंगड़ा है, चौसा है, एक साल फल आया और एक साल फल नहीं आया, काफी दशहरी में भी एक कम और ज्यादा होता रहता है। तो इस प्रकार से अनियमित फल वाली प्रजातियों की बाहुल्यता हमारे उत्तर भारत में काफी है, इस वजह से भी उत्पादकता कम होता है। और तुड़ाई उपरांत हानियां काफी होती हैं, ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज आम में क्या सारे फलों में काफी होता है, इसके लिए हमारा दूसरा विभाग काम करता है। और एक चीज हमने और भी देखी है कि विभिन्न सरकारी संस्थानों से, कृषि विश्वविद्यालय से और ICAR के शोध संस्थानों से आम के बारे में अच्छा काम हुआ, उन्होंने अच्छा काम किया है और काफी अच्छी तकनीकियां भी उन्होंने दी है। लेकिन किसान लोगों के पास वो सारी तकनीकियां पहुंच नहीं पाई। कई सिंपल तकनीकियां हैं, बहुत साधारण से कार्य पद का बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी भी किसानों को हमने कई बार देखा बातचीत करके तो उनको जानकारी नहीं पाती। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि एक ये भी कारण है कि किसानों तक सही बातें नहीं पहुंच पाई। तो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, इसका भी किसानों की उत्पादकता के, बागों की उत्पादकता पर असर पड़ रहा है। अब इसका तो हम लोग के पास कंट्रोल नहीं होता है मौसम के ऊपर, क्योंकि अचानक से बारिश हो रहा है, फ्लावरिंग के समय अगर बारिश हो जाती है तो उसका उल्टा असर पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे देश में आम की उत्पादकता को कम की हुई। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए, हमारे आम की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें कुछ अपनी रणनीति बनानी होती है। रणनीतियां हमारी होती हैं, उन कार्यों को करके हम उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो उसके लिए हमारी जो रणनीति है उनको हमने 3 भागों में बांटा है। एक होती है अल्प समय की रणनीति, यानी कि उसमें कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको यदि हम करते हैं तो प्रथम वर्ष से ही किसान को, बागवान को लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। उसमें आता है कैनोपी मैनेजमेंट, यानी कि छत्र प्रबंधन, पेड़ों में कटाई। आम के मध्यम आयु वर्ग के पेड़ जो कि अच्छी उत्पादकता दे रहे हों, उनमें कैनोपी मैनेजमेंट का काम इसलिए किया जाता है ताकि वो भविष्य में अच्छा उत्पादकता दे। तो अभी इन सारे विषयों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पोषक तत्व और जल का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही समय पर पोषक तत्व, जल का प्रबंधन किया जाए तो भी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। कीट प्रबंधन, फलों की बैगिंग और हार्वेस्टिंग की प्रॉपर हार्वेस्टिंग हो, अभी सभी विषयों पे हम अलग से चर्चा करते हैं। अभी हम आपको बिंदु बता दें।
उसमें की हमारी रणनीति ये होती है कि इन कार्यों को करने का जो हमें लाभ होता है 2 वर्ष बाद मिलता है, शुरू के 2 वर्ष लाभ नहीं मिलता है। तो उसमें आता है आम के पुराने और अनुत्पादक बागों का जीर्णोद्धार, और इसके अलावा दूसरी क्रिया होती है प्रजाति बदलने, जो कि क्रॉप वर्किंग होते हैं। तो आम के पुराने या कई ऐसे पेड़ होते हैं जो पत्ती के होते हैं या जिनसे अच्छा फल नहीं आ रहा होता, तो उन पे हम प्रजाति बदलने का कार्य भी करते हैं। तो मीडियम टर्म स्ट्रेटजी जो हमारी है, मध्यम समय की रणनीति, उसमें हम ये 2 कार्य करके उत्पादकता को बढ़ाने का काम करते हैं। और तीसरी हमारी रणनीति होती है लंबे समय की रणनीति, कि आम का उत्पादकता बढ़ाना है लंबे समय में। तो उसमें यह होता है कि हमारे पास जो अच्छी गुणवत्ता की पौध सामग्री, प्लांटिंग मटेरियल, उसकी अभी भी कई जगह कमी है। जैसे कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से मान्यता प्राप्त पौधशालाएं होती हैं, हम लोग उनको अनुमोदित करते हैं कि वो अच्छी गुणवत्ता के पौधे बनाएं और किसानों को कराएं। अभी भी देश के कई हिस्सों में या प्रदेश के कई हिस्सों में नर्सरियाँ तो कई सारी हैं, निजी क्षेत्र की भी सारी हैं। तो निजी क्षेत्र की नर्सरियाँ जो भी है वो, उनके ऊपर हम फार्मर को सजेस्ट करते हैं कि आप वहाँ से ले रहे हैं जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। तो अभी हमारे पास ये भी एक समस्या है कि जेन्युइन क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल नहीं उपलब्ध हो पाता है। और दूसरा ये है कि यदि हमें लंबे समय में अपनी उत्पादकता को बढ़ाना है तो एक ध्यान और भी रखना होगा कि अब हम जो भी नया पौधरोपण करें वो नई वैरायटियों से करें, नई किस्म का करें, क्योंकि इधर 15-20 वर्षों में बहुत अच्छी प्रजातियां विकसित हुई हैं। चाहे IARI पूसा की बात हो, चाहे CISH लखनऊ की बात हो, बहुत अच्छी आम की वैरायटी आई हुई जो कि मार्केट के हिसाब से और व्यापार के हिसाब से बहुत अच्छी वैरायटी। और अभी तक हमारा जो भी पौधरोपण आम का किया गया है वो एक परंपरागत विधि में किया गया है, यानी कि 10-10, 12-12 मीटर पौधे लगे हुए हैं। इससे भी उत्पादकता कम होती है। तो हमारा एक रणनीति ये भी है कि हम अब जो नया बाग लगाएं, नई प्रजातियों का लगाएं, साथ में उसको थोड़ा सघन पद्धति से लगाएं। आम में सघन बागवानी की जा सकती है, बहुत अति सघन बागवानी तो नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ मध्यम सघनता की बागवानी की जा सकती है, जिसमें कि हम कटाई छटाई करके पौधे के आकार को नियंत्रित रखते हैं। और एक हमारी और रणनीति है कि हम भविष्य में अच्छी वैरायटी डेवलप करें। इसके लिए भी हमारे संस्थानों में कार्य चल रहा है, नई नई वैरायटी जो लोग डेवलप करें। तो सबसे पहले हमने बताया कि कम समय की रणनीति है, अल्प समय की रणनीति। उसमें आता है कैनोपी मैनेजमेंट। कैनोपी मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसका लाभ कैसे मिलता है, अब हम इस पर चर्चा करें। तो आम के जो हमारे पेड़ हैं और इस समय अच्छी उत्पादकता दे रहे हैं, यानी कि अभी भी उत्पादकता दे रहे हैं और करीब वो 15 से 20 साल 30 साल के पेड़ हैं, तो उनमें हमें कैनोपी मैनेजमेंट का कार्य करना होता है ताकि वो भविष्य में भी उत्पादक बने। यदि ऐसे पेड़ों में हम कैनोपी मैनेजमेंट का कार्य नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में वो अनुत्पादक हो जाते हैं। ऐसे बागों में कैनोपी मैनेजमेंट का कार्य हमें करना होता है। और कैनोपी मैनेजमेंट में कई सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन हम जो अनुमोदित करते हैं वो है सेंटर ओपनिंग। सेंटर ओपनिंग की तस्वीर के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, पहला पेड़ देख रहे हैं और दूसरा पेड़, ये कार्य हमने लखनऊ में किया था जब हम CISH लखनऊ में कार्यरत थे। अब पहले पेड़ में देख रहे हैं ये शाखा जो है बीचों बीच से ये जा रही है ऊपर की तरफ, तो हम दिखाना चाह रहे हैं। और दूसरे पेड़ में हमने इसी शाखा को काट दिया है। तो ये जो शाखा है, कैनोपी मैनेजमेंट में ये करना होता है सेंटर ओपनिंग में कि पेड़ के बीचों बीच में जो शाखा आपको दिखे कि बीचों बीच में कौन सी शाखा है, आपको उस शाखा को उसकी उत्पत्ति के स्थान से काट के हटाना होता है। यहाँ पे आपको शाखा दिख रही है, पेड़ के बीचों बीच में है और इसकी ओरिजिन यहाँ से हुई है, तो हमने इसको यहीं से काट के हटा दिया है। तो इसको काट के हटाने के बाद अब दूसरी तस्वीर अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपको देख रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता बढ़ चुकी है और पेड़ की ऊंचाई भी कम होती है। यदि हम बीचों बीच से ऊपर जाने वाली शाखा को काट के हटाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता बढ़ती है और पेड़ की ऊंचाई कम होती है। तो यदि इस कार्य को हम करते हैं, कैनोपी मैनेजमेंट के कार्य को अपने आम के पेड़ों में, तो इसका लाभ प्रथम वर्ष से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। और इसके जो हमने आंकड़े लिए हुए हैं उससे मिलता है कि पेड़ की ऊंचाई करीब 15 से 20% तक कम होती है और फलों का जो उत्पादकता है करीब 25-30% फलों की उत्पादकता भी बढ़ती है। इसमें किसान भाइयों को कई बार ये डाउट होता है कि हम पेड़ की शाखा को निकाल रहे हैं तो हमारा फल कम आएगा, लेकिन उनकी ये जो शंका होती है निर्मूल होती है। उन शंका में कोई दम नहीं है, क्योंकि पेड़ के बीचों बीच में जो शाखा होती है ये ऊपर की तरफ जाती है। पहली बात तो ये शाखा सिर्फ एक परजीवी टाइप की शाखा होती है। इसको हटा देने से जो पोषक तत्वों का जो पार्टीशन है ये अन्य शाखाओं में होता है, तो नीचे से जो भी पोषक तत्व आते हैं बाकी शाखाओं में जाते हैं, फलों का आकार बढ़ता है।
और आपने भी देखा होगा किसान भाइयों कि जो भी पेड़ की शाखा बीचों बीच से सबसे ऊपर गई हुई है, उस पे जो भी फल लगते हैं वो आपको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जो फल सबसे ऊपर लगा होता है आंधी तूफान में सबसे पहले वही गिरता है। और आम के सीजन में आंधी तूफान कम से कम 2 या 3 बार जरूर आते हैं। और ये सीधी सी बात है, जो सबसे ऊपर होगा वो ज्यादा हिलता है और जो नीचे का पोर्शन है वो कम हिलता है। तो सबसे टॉप पे जो फल लगे हुए हैं गिरते हैं, बर्ड डैमेज भी अधिक होता है और उनका आकार भी छोटा होता है। फलों के टॉप पे जो भी फल लगा होगा उसका आकार छोटा होता है। इसलिए हमने सिलेक्टेड शाखाओं को हटाना बताया। हम आपकी फैलाव वाली शाखाओं को काट के हटाने के लिए नहीं कह रहे, सिर्फ एक शाखा को हटाना है, अधिकतम 2 शाखाओं को हटाना है जो ऊपर जा रही हैं। उनको हटाने से आपका ग्रेडिंग एरिया नहीं कम होगा और आपकी फलों की उत्पादकता और गुणवत्ता कम नहीं होगी। इस कार्य को हमने बहुत अधिक प्रयत्न में कराया है और इसको हम कोई आपसे किताब में पढ़ी हुई बातें नहीं बता रहे हैं, हम आपको वही बातें बता रहे हैं जो हमने करके देखा है। इस तकनीकों को करने से आपको प्रथम और से लाभ मिलेगा। यह है सेंटर रोपना बाकी है प्रथम और से और भी काफी हम लाभ। अगर हम समेकित पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं तो भी इसका लाभ हमें जल्दी मिलता है। वैसे तो हम जो सॉइल में फर्टिलाइजर्स डालते हैं उसका अपटेक थोड़ा धीरा होता है, तो ऐसी बातों का हमें पूरा लाभ मिलता है। लेकिन अगर हमें पोषक तत्व प्रबंधन करने का हमने ठान लिया उत्पादकता बढ़ाने के लिए, तो पर्टिकुलर छिड़काव यानी कि फोलियल स्पेसिफिक और न्यूट्रिएंट आम के लिए खास करके पोटास और बोरान, जिंक सल्फेट, इनकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यदि आपने सॉइल में मैनेजमेंट कर रहे हैं, भूमि में प्रबंधन कर रहे हैं, मैं आपको फिर से बताऊं, आम के एक वयस्क पेड़ के लिए CISS लखनऊ की हमारी जो कंडीशन है वो है लगभग 2.5 किलो यूरिया, लगभग 3 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 1.5 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास ये फलों को तोड़ने के बाद यानी कि जुलाई अगस्त में हमें डाल देना होता है। इसमें भी कई बार कंफ्यूजन होता है किसानों को। कुछ लोग कहते हैं कि पेड़ में खाद सर्दियों में डालना चाहिए, दिसंबर में। हमने कई क्षेत्रों में देखा है कि लोग सर्दियों में खाद डालते हैं, लेकिन हमारा अनुमोदन यही है कि फलों को हम जुलाई में तोड़ लेते हैं, उसके तुरंत बाद अगस्त के महीने में हम खाद जरूर पेड़ों में डाल दें। उससे यह होता है कि उसमें जमीन में नमी होती है और पोषक तत्व वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो सिस्टम में आ जाते हैं और अगले वर्ष के लिए हमारा बेस तैयार करते हैं। अगर हम दिसंबर में खाद डालेंगे तो उस समय जमीन का तापमान काफी कम होता है, पोषक तत्वों का मूवमेंट नहीं हो पाता है, फरवरी में फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें भरपूर लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए जो रिकमेंडेड डोज की मात्रा है उसको सही समय पर डालते हैं तो भी हमें इसका लाभ प्रथम वर्ष से ही मिलता है। टाइम की जो बात बता रहे हैं, मेथड ऑफ एप्लीकेशन यदि हम बात बताएं आपको पोषक तत्वों का, तो आप इस तस्वीर के माध्यम से देखें। पोषक तत्वों का प्रबंधन हम मुख्य तने के पास कभी नहीं करना चाहिए। डिपेंड करता है कि पेड़ का फैलाव कैनोपी कितनी अधिक है। हमें ये कम से कम ये ध्यान रखना होता है कि पेड़ के मुख्य तने से कम 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर नाली बनाएं, करीब 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी नाली, और वहां पे हम पोषक तत्वों को दें। इससे ये होता है कि वहां पे हमारी फीडर रूट्स होती हैं और जो हमने जो भी खाद डाला है, उर्वरक डाला है, ये हमारे प्लांट के सिस्टम में आ जाता है और उसका अपटेक हो जाता है। तने के पास खाद डालने से आपको बहुत कम लाभ मिलेगा, नुकसान अधिक होगा, क्योंकि तने के पास मोटी जड़ें होती हैं जो पौधे को पकड़ कर रखने के लिए होती हैं। पोषक तत्वों को लेने की जड़ें तने से दूर होती हैं। और एक बात और भी है, प्रथम वर्ष यदि आपको लाभ लेना है तो हमने इसके भी परिणाम बहुत अच्छे देखे हैं। मल्चिंग, आम के हमने यंग बागों में देखा, जो नए बाग लगे हुए हैं 5 से 10 साल के बीच से, मल्चिंग का लाभ तो बड़े पेड़ों में भी मिलता है। मल्चिंग ये होता है कि आप पेड़ के तने के पोषक तत्वों को आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद मल्चिंग 2 तरह की है। एक है जैविक मल्च, जिसमें कि हमारे पास जो भी एक्सप्रेसी का उत्पाद है, पुआल है, गन्ने की पत्तियां हैं, उसका बिछावन हम लगा दें तो पोषक तत्वों का संरक्षण होता है। और मल्चिंग से एक और अच्छा लाभ ये होता है कि जमीन का जो तापमान है वो बहुत अधिक फ्लक्चुएट नहीं करता है। अभी गर्मियों में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, सर्दियों में तापमान बहुत कम हो जाता है। तो यदि मल्चिंग कर देते हैं तो सॉइल का टेम्परेचर है वो एक ऑप्टिमम लेवल पे बना रहता है, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता बनी रहती है और इसका लाभ भी प्रथम वर्ष से मिलता है। तो ये कुछ ऐसे साधारण से कार्य हैं जिनको हम अपने बाग में, अपने पौधों में करके प्रथम वर्ष से इसका लाभ लेते हैं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, फ्रूट बैगिंग टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड टेस्ट। ये भी बहुत प्यारी तकनीक है यदि हमारे किसान भाई इसको करना चाहें। आम के पेड़ में, वैसे तो आम का पेड़ बहुत बड़ा होता है, ऊपर तक आप हर फल में बैग नहीं लगा सकते, लेकिन हमने आपको कैनोपी मैनेजमेंट इसलिए पहले बताया है कि आम के पेड़ों में कैनोपी मैनेजमेंट करना होगा ताकि वो बहुत ऊंचा ना होने पाए।
जिन पेड़ों में कैनोपी मैनेजमेंट करते हैं पेड़ थोड़ा फैलाव वाला होता है, बहुत ऊपर नहीं जाता है। इसके अलावा कोई भी पेड़ है यदि आपका, तो जहां तक आपका हाथ पहुंचे, हाथ तक की आप फलों को ये इस प्रकार से बैग से बांध देंगे। देखिए बैगिंग टेक्निक भी काफी पॉपुलर हो रही है और कई तरह के बैग भी इसमें उपलब्ध हैं। कुछ विदेशी बैग आ रहे हैं जिसके अंदर एक पॉलीपॉलीथीन टाइप की लेयर होती है, बाहर लेयर होती है। लेकिन यदि आपको इस तरह से इंपोर्टेड बैग्स नहीं मिल रहे हैं तो सिंपल ब्राउन पेपर बैग जो कि हम लोग खुद बनवा सकते हैं या बना सकते हैं, ब्राउन पेपर बैग से भी, जो ब्राउन पेपर बैग आता है हम लोग पहले किताबों पे कवर चढ़ाते हैं, हल्का से लेमिनेटेड होता है बाहर की तरफ से, ऐसे ब्राउन पेपर बैग से यदि हम अपने फलों को ढकते हैं, और ये फलों को ढकने का कार्य तुड़ाई से लगभग 1 महीना पहले अवश्य कर लेना होता है। यदि हमने इस प्रकार से अपने फलों को, इंडिविजुअल फलों को ढक दिया तो हमारे फल, पहली बात तो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी आती है। क्वालिटी अच्छा आने का मतलब होता है कोई स्पॉट नहीं पड़ने पाता है, कोई कीड़ा या बीमारी इस पर अटैक नहीं करने पाता है, इस पर छेद नहीं होता है, स्पॉट नहीं पड़ता है, पहली बात ये होती है। और दूसरा इसमें ये होता है कि फल गिरते भी नहीं है। फल ना गिरने का बहुत अच्छा रीजन है क्योंकि हमने पूरे फल को उसके डंठल सहित बांध दिया है। फल डंठल से अलग होता है। अब हमने फल और डंठल को पूरे को बांध दिया है, आंधी आने पे सिर्फ फल नहीं प्रभावित होता है, तो पूरा का पूरा बैग हिलता है, तो इसलिए फ्रूट ड्रॉप भी कम होता है इस तकनीक। तो इस तकनीकी को अवश्य करना चाहिए। इस तकनीकी का उपयोग अभी यहाँ मेरठ में, संतनाई क्षेत्र में कई बागवान है वो कर रहे हैं और एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम उत्पादित कर रहे हैं। इसके अलावा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश जाना जिले में भी, जाना क्षेत्र में भी कई किसान तकनीक को कर। तो ऐसा करने से फलों की उत्पादकता गुणवत्ता बढ़ती है और जब उत्पादकता गुणवत्ता बढ़ेगी तो आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। इसमें भारत से जो भी आम का निर्यात हो रहा है तो निर्यात के लिए ऐसे ही आमों की आवश्यकता होती है। तो थोड़ा सा आपका खर्चा जरूर पड़ता है, लेकिन यदि खर्चा बढ़ाने से आपके आम की कीमत रुपए से बढ़कर डॉलर में हो जाए तो इस खर्चे को सहन किया जा सकता है। तो ये है बैगिंग तकनीक, के बारे में भी विस्तार से उपलब्ध है। आप, हमारा नंबर यहाँ पे उपलब्ध है, कभी जानना चाहेंगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और भी है कि आम के बाग से उत्पादकता कैसे बढ़ाएं। तो मलिहाबाद क्षेत्र में कई सारे गांव ऐसे जहां पे एक प्रयोग के तौर पर आम के बाग में मुर्गी पालन का कार्य प्रारंभ किया गया। तो उसमें ऐसा हुआ, जो रिजल्ट आए, परिणाम आए, बड़े शानदार आए, क्योंकि जो मुर्गियां होती हैं ये आम के पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये फायदा इस प्रकार से पहुंचाते हैं कि आम के पेड़ों में जो भी कीड़े लगते हैं, जो भी बीमारियां लगती हैं, खास करके कीड़े लगते हैं, गुजिया कीट है या स्टेम बोरर, कई तरह के बोरर कीट आते हैं। तो जो मुर्गियां होती हैं आम के बाग में, कीड़े, उन कीड़ों की संख्या को कम कर देती रहती हैं। और दूसरा इसका लाभ ये होता है कि उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है। तो एक हेल्दी पोल्ट्री का प्रोडक्शन होता है और बाग से कीट और व्याधियों का समापन हो जाता है, सफाया हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि आम के बाग में हम पोल्ट्री का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं तो उससे भी हो जाता है हमारा। तो ये आपको अतिरिक्त आमदनी देता है, क्योंकि जो आपके मुर्गियां हैं, पोल्ट्री किसी प्रकार से फल को या फूल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं कि ऊंचाई पे लगते हैं, इनके उड़ते जरूर हैं लेकिन उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचते हैं। तो बाग से कीड़ों को नष्ट करके एक हेल्दी पोल्ट्री प्रोडक्शन होता है और आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है और इसका भी लाभ आपको प्रथम वर्ष से ही मिलता है। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको किसान भाई अपने बाग में कर सकते हैं और सरकार का उद्देश्य भी यही है कि समेकित कार्य करें। हम केवल आम पर मत निर्भर रहें, आम के साथ कोई ना कोई दूसरा इंटरप्राइज अवश्य लगाएं। तो इस इंटरप्राइज को आम के बाग के साथ बहुत ही सफलता के साथ किया जा सकता है। अब दूसरी बात आई कि मध्यम समय की रणनीति में क्या रहेगी। तो हमारी मध्यम समय की रणनीति है जीर्णोद्धार तकनीकी। जैसे कि हमने प्रारंभ में बताया था कि हमारे देश के करीब 35 से 40% आम के बाग ऐसे हैं जो अनुत्पादक हो चुके हैं, जिनसे बहुत कम उत्पादन आ रहा है और आ भी रहा है तो गुणवत्ता वाला नहीं। ऐसे बागों की पहचान ये होती है, बहुत लंबे होते हैं, घने होते हैं और सूर्य का प्रकाश की उपलब्धता नहीं होती है और ऑर्चर्ड के मैनेजमेंट की कॉस्ट बहुत अधिक हो जाती है। यानी दवा का छिड़काव भी करना है तो बहुत अधिक दवा की मात्रा आवश्यकता पड़ती है, बहुत ऊंचाई तक छिड़कने के लिए बड़ी मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत अधिक होता है और उसके बाद भी फलों की जो आकार होता है, फलों का आकार बहुत छोटा आता है और वो बाग किसी तरह से लाभदायक नहीं रहता है। तो ऐसे बागों के लिए जीर्णोद्धार की तकनीक अपनाई गई है। लेकिन जीर्णोद्धार करने से पहले हमें 3-4 बातों को ध्यान रखना होता है कि पहली बात, बाग की आयु क्या है।
कटाई छटाई जीर्णोद्धार बहुत आसान काम भी नहीं है, इससे थोड़ा सा कुछ मापदंड है, कुछ गाइडलाइंस है। हमने ये कहा कि अनुत्पादक है बाग। अनुत्पादक कई बार ऐसा होता है कि 20 साल का बाग भी अनुत्पादक हो जाता है यदि उसका प्रबंधन न किया जाए। लेकिन यहाँ पे अनुत्पादक बाग जीर्णोद्धार का वही माना जाएगा यदि उसकी आयु 55-60 ऊपर से अधिक है, पहली बात। दूसरी, उसका उत्पादक आयु अधिक है, ऊंचाई अधिक है और फलों का आकार छोटा है। ये तीनों बातें एक साथ एकत्रित हैं, तब हम उनको जीर्णोद्धार करते हैं। तो अब ये जीर्णोद्धार के लिए हमने चयनित कर लिया, तो सबसे पहले इस कार्य की आपको थोड़ा सा प्रशासनिक अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि ये तकनीक हम लोग ने विकसित जरूर किया है, लेकिन इसमें चूंकि पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए इसमें वन विभाग और उद्यान विभाग की लिखित अनुमति भी चाहिए होती है। तो जिन किसान भाइयों को अपने बाग का जीर्णोद्धार कराना है, वो एक कागज पर सबसे पहले जिला उद्यान अधिकारी को ये सूचित करें कि उनका बाग कितने वर्ष पुराना है और इसकी उत्पादकता कम हो चुकी है तथा आपका खसरा नंबर इससे उपलब्ध है, कृपया हमें जीर्णोद्धार की अनुमति दी जाए तथा वन विभाग से इसका एक ट्रीटी मिलता है। ये सारी प्रशासनिक कार्रवाई करने के बाद ही बागों में जीर्णोद्धार यानी कि गहरी कटाई का कार्य करें। तो उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस कर लें तो टाइम ऑफ ऑपरेशन है, जीर्णोद्धार करने का समय क्या है। जीर्णोद्धार आम के बागों में जो किया जाता है सर्दियों के महीने में किया जाता है, और सर्दियों का महीना हो गया दिसंबर से। सर्दियों के महीने में इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय आम के पेड़ अन्य महीनों की तुलना में थोड़ा सुषुप्ता अवस्था में होते हैं, यानी कि एक्टिव ग्रोथ चल रहा होता है। बाकी दिनों में जब टेम्परेचर अधिक होता है, ग्रोथ काफी फास्ट चलता रहता है। तो दिसंबर जनवरी के बाद इसलिए कह रहे हैं कि उस समय इसमें कटिंग करना है ऑपरेशन। और ये जो कटिंग का है, प्रूनिंग का काम है, सीवियर प्रूनिंग कही जाती है इसको। जैसे कि आपने इंसानों में देखा होगा कि जब किसी इंसान का कोई समस्या होती है, उसका ऑपरेशन किया जाता है, तो पहले उसको बेहोश किया जाता है, फिर ऑपरेशन किया जाता है। वही बात यहाँ इस आम के पेड़ के साथ है। दिसंबर जनवरी के महीने में जब अवस्था में है, उस समय इसमें हम कटिंग या कार्य करते हैं। किस ऊंचाई पे करेंगे? ऊंचाई ये होनी चाहिए कि मुख्य तने भूमि की सतह से 2.5 से 3 मीटर की हमें कट लगाने हैं। और ये जो कट लगाना है, या फिर हम तस्वीरों के माध्यम से और स्पष्ट करेंगे कि कैसे कट लगाना है, किन शाखाओं को रखना है, किन शाखाओं को हटाना है। और ये कट लगाने के बाद इसमें आफ्टर केयर 1 साल तक के लिए बहुत आवश्यक है। हम बता रहे हैं ये कटाई नहीं, ऑपरेशन है आम के पेड़ का। जब किसी का ऑपरेशन होता है तो उसको कुछ महीने केयर की आवश्यकता पड़ती है, वैसे इस आम के पेड़ के साथ है कि कटिंग के 1 साल के भीतर तक इसको न्यूट्रिएंट, वाटर मैनेजमेंट और पेस्ट मैनेजमेंट आपको करना होगा। यदि आपने ऐसा कर दिया तो ये आपका पेड़ पुनः एक लंबे समय के लिए फिर से उत्पादक बन जाएगा और आपको लंबे समय तक फल देता रहता है। अब आप ये देख रहे हैं आम का पेड़ या बाग देख रहे हैं, ये मलिहाबाद क्षेत्र का ही बाग है, पेड़ माना जाता है। देखने में देखिए आपको आम का बाग नहीं लगेगा, ये जंगल जैसा लग रहा है, जैसे कि लकड़ी उत्पादन के लिए जंगल हो। इस तरह के बागों की हमारे यहाँ बहुलता है। ऐसे बागों में हम जीर्णोद्धार का कार्य करते हैं। जो है एक अच्छी आरी होनी चाहिए हमारे पास, जिसको कि हम मैकेनाइज्ड आरी बोलते हैं, स्वचालित आरी की मोटी शाखाएं हैं, इनको काटने के लिए जो परंपरागत विधियां हैं वो अच्छी। तो हमारे पास इस प्रकार की एक आरी होती है, आरी पेट्रोल से आरी से कट लगाते हैं। शाखाओं को कट लगाते समय पहला कट नीचे की कट लगाते हैं, दूसरा कट ऊपर की कट लगाते हैं, जिससे कि हमारा कट एकदम साफ आता है। आप इसको देख रहे हैं, अब ये देखिए कट लगाया तो उसी पेड़ की तस्वीरें हैं। और कट को आप देखेंगे तो सारे कट एक स्लांट है, यानी कि तिरछे हैं। तिरछे इसलिए रखे जाते हैं कि इसमें कभी कोई बारिश का रुकाव या बारिश का पानी न रुकने पाए, सड़न की स्थिति न आने पाए। और पेड़ को अगर आप ये देखें, कट लगा हुआ है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें पूरे बाग को इस प्रकार से काट दिया गया है। ये सारी तस्वीरें आप एक ही बाग की देख रहे हैं कि पहले जो आपने तस्वीर देखी थी वही बाग है। अब इसमें काफी पेड़ों की कटिंग कर चुके हैं। मैं आपको दिखाई दे रहा है कि एक मुख्य तना है और हर पेड़ में 3 या 4 शाखाएं हैं। और ये भूमि से शाखाओं की ऊंचाई 2.5 से 3 मीटर की है, इससे अधिक नहीं रखना है। तो ये सारा कार्य हम कटिंग का दिसंबर जनवरी में कर लेते हैं। तो अब इसमें ऐसा है कि कई बार होता है कि अब किसानों को नुकसान हो जाएगा, अब उनको कुछ फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। हम ये जीर्णोद्धार का कार्य उन्हीं बागों में करते हैं जो अनुत्पादक हैं। तो प्रथम वर्ष से किसान को क्या लाभ होगा? प्रथम वर्ष से किसान को ये लाभ होगा कि उसकी लाखों रुपए की लकड़ी बिक जाती है। प्रथम वर्ष का उसका ये लाभ है।
ये जो बाग होता है उसको छोटे छोटे फल मिलते हैं, उसका कोई लाभ ना मिलता। प्रथम वर्ष का लाभ ये है कि लाखों रुपए की उसकी लकड़ी बिक जाती है। उसके बाद अपने बाग में खाली जगहों पे जैसे जैसे कैनोपी का विकास होता रहता है, उस समय पेड़ की बीच की खाली जगहों पे आपके क्षेत्र की जो भी लाभदायक सब्जी या फूल है उसका उत्पादन करके अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं। तो दूसरे वर्ष से क्या पहले वर्ष से इंटरक्रॉपिंग के द्वारा लाभ मिलना किसानों को प्रारंभ हो जाता है। और तीसरे वर्ष से धीरे धीरे से कैनोपी डेवलप होती रहती है। तीसरे वर्ष ऐसे पेड़ों में जब कैनोपी का विकास हो जाता है तो इस प्रकार से फल आने प्रारंभ हो जाते हैं। अब आप इस पेड़ की तने को देखेंगे तो लगेगा कि बहुत पुराना पेड़ है, लेकिन जिस हिसाब से कैनोपी का छत्रक का विकास हुआ है और फल नीचे लगे हुए और फलों का आकार अच्छा आ रहा है, तो इनको देख के अब ये लग रहा है कि हाँ ये रिजुविनेशन हो गया है। इसको हिंदी में कहते हैं जीर्णोद्धार, यानी कि फिर से वो जवान हो गया है पेड़ आपका। आपका 55 साल का पेड़ फिर से लगभग 25 साल के पेड़ की जैसी उत्पादकता दे रहा है। तो ये है रिजुविनेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हम लोगों ने लखनऊ में विकसित किया था। इसमें एक खास बात और भी है कि इस तकनीक में फलों का आकार आता है। एक औसत आम के पेड़ की यदि हम बात करें जिसमें कि हमने सिर्फ सामान्य प्रक्रियाएं की, तो उसमें ए ग्रेड के फल मुश्किल से 10% और जो भी मार्केट का खेल है या डिमांड है वो ए ग्रेड फलों पर ही निर्भर करता है। किसान की जो आमदनी है वो ए ग्रेड फलों पर निर्भर करती है। जब जीर्णोद्धार का कार्य किया गया तो ऐसे पेड़ों में ए ग्रेड फलों की संख्या करीब 40% से अधिक ही आती है। इसका रीजन ये होता है कि नई कैनोपी का विकास हुआ होता है, नए पत्ते होते हैं, का संश्लेषण हो रहा है और इसमें पोषक तत्वों को बहुत अधिक चलना नहीं पड़ रहा है। जमीन से पोषक तत्व चला और उसको पौधों की शाखाएं मिलती। बहुत ऊंचे पेड़ होते हैं, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है पोषक तत्वों को नीचे से ऊपर नीचे, काफी सारा पोषक फूड फार्मेशन इस्तेमाल हो जाता है। लोअर कैनोपी का ये फायदा होता है कि जो हमारा जो भी रिसोर्सेज हैं उनका अच्छा उपयोग होता है और रिसोर्सेज का यदि अच्छा उपयोग हुआ फल की गुणवत्ता के रूप में वो रिफ्लेक्ट होता है, परिलक्षित होता है, वो इसमें होता है। और ऐसे पेड़ों में मैंने तो आपको सारी अच्छाइयाँ बताई। हर तकनीक में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ कमियाँ होती हैं। इस तकनीक में एक कमी भी है, वो कमी ये है, आप ये देखें, यदि पेड़ों में कटिंग करने के बाद छोड़ दिया जाए और उसका 1 साल का जो इंटेंसिव केयर है वो ना किया जाए, तो अभी तक जो हमारा अनुभव है उसमें तना भेदक कीट जो दिख रहा है बैक्टोसेरा, इसकी जो है इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तकनीक में कोई अच्छाइयाँ हैं और एक कमी भी है। यदि आप इन अच्छाइयों का लाभ पाना चाहते हैं तो इस कमी का प्रबंधन करना होगा। इसके लिए सिंपल सी बात है कि बाग को कटिंग के बाद 1 वर्ष तक आप अपने बाग में नजर रखें। यदि कहीं भी इस कीट का प्रकोप नजर आ रहा है तो तुरंत इस कीट का प्रबंधन करें। कीट के प्रबंधन का तकनीक बहुत आसान है। आपको अपने बाग में अगर ऊपर नहीं देख सकते हैं तो जमीन पर देखते हुए चलिए। जमीन पर जहाँ कहीं भी बुरादा या लकड़ी का पाउडर टाइप का दिखे आप वहाँ पे रुक जाइए और सतर्क हो जाइए, क्योंकि पेड़ के तने के आसपास, मुख्य तने के आसपास या मोटी शाखाओं के आसपास ही इस कीड़े का प्रकोप होता है। जहाँ कहीं भी हल्का सा भी आपको बुरादा या सिम्टम्स नजर आने तो उनको सबसे पहले कोशिश ये करिए कि टीवी से डाल के मार दी। के बाद नुआन दवा आती है डाइक्लोरवास, उसको रुई के फाइबर के अंदर टनल में डाल के बाहर चिपके से बंद कर दें। तो ये सुरंग अंदर जहाँ कहीं भी होती है कि लार्वा या अंडे जो भी होते हैं उनको नष्ट कर देता है ये दवा हमारा, और इस कीट का प्रबंधन हो जाता है। यदि इस कीट का प्रबंधन कर लिया तो आपका पेड़ इसी प्रकार से होगा, और यदि कीट का प्रबंधन नहीं कर पाए आपका पेड़ इस प्रकार से सूख जाएगा। एकदम क्लियर कट हमारा अनुभव है। तो ये हुआ जीर्णोद्धार तकनीकी, जो कि हमारे मध्यम समय के लिए कार्य आता है, और इसका लाभ हमें बताया कि तीसरे वर्ष से मिलना प्रारंभ हो जाता है। तीसरे वर्ष से इस प्रकार से फल, प्रथम वर्ष में आपको लाखों रुपए की लकड़ी मिलेगी, दूसरे तीसरे वर्ष आपको इंटरक्रॉपिंग से फसल मिलेगी, और इस प्रकार से आती है कि इससे क्या क्या लाभ है ये तो हम बता चुके हैं। जीर्णोद्धार से क्या क्या लाभ है ये हम आपको बता चुके हैं। एक चीज और भी डिस्कशन में आती है कि हम अपने बागों का जीर्णोद्धार यानी कि रिजुविनेशन क्यों करें। हम इसकी जगह काट के नया बाग ना लगाते हैं। लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, इससे अच्छा है कि पूरा का पूरा नया बाग लगा। हमने इस कार्य को भी करके देखा है। एक जगह पे जीर्णोद्धार का कार्य करवाया, बगल में दूसरा नया बाग लगाया। तो उसमें होता है कि नया बाग लगवाने में बहुत अधिक कीमत की आवश्यकता होती है, कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट बहुत अधिक होता है। चाहे गड्ढा खोदना हो, नया पौधा लाना हो, ट्रांसपोर्ट को लगवाना हो, हाई कॉस्ट लगता है। जीर्णोद्धार में कॉस्ट कम है क्योंकि एक तो सरकार की सब्सिडी भी मिलती है, तो इसलिए जीर्णोद्धार पे कॉस्ट कम है। जिन बागों में जीर्णोद्धार का कार्य किया जाता है वहाँ पे कितने वर्ष से फल आना प्रारंभ हो जाता है।
लेकिन जिन बागों में नया बाग लगाया जाता है जहाँ पे, तो वहाँ पे 5 वर्ष के आसपास ही मिलता है फल, तीसरे वर्ष से वहाँ फल नहीं मिलता है। और जीर्णोद्धार के पेड़ में आप देख सकते हैं कि तीसरे वर्ष से कितना अच्छा फल आ रहा है। और एक बात और भी है, हमारे भारत में, उत्तर भारत में खास करके जंगली जानवरों से काफी ज्यादा कृषि को नुकसान होता है। जहाँ पे हम नया बाग लगाते हैं वहाँ पे नए पौधे, कभी गाय खा जाता है, कभी कोई खा जाता है, कभी गर्मी से मर जाते हैं, कभी सूखे से मर जाते हैं, बरसात से मर जाते हैं। लेकिन जहाँ पे जीर्णोद्धार किया जाता है, पेड़ों का तना काफी मोटा मजबूत होता है, उसकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक फैली होती है, उनको इस प्रकार के जानवर या कोई भी मौसम के परिवर्तन को प्रभाव नहीं डालता है। तो इसलिए भी हमारी जीर्णोद्धार तकनीक बेहतर है कि इन पेड़ों को काट के हटाने के बजाय जीर्णोद्धार करें, और ये मौसम के जो परिवर्तनों से भी सह लेता है। जैसे कि हम आपको पाले की बात बताएं, यदि आपने नया बाग लगा दिया, प्रथम वर्ष सबको पाले से बचाना पड़ेगा, नहीं बचाया तो पौधे आपके मर जाएंगे। लेकिन जहाँ पे आपने जीर्णोद्धार किया है वहाँ पे आपको पाले से बचाने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आपका बाग अनुत्पादक है तो उसको काट के हटाने के बजाय जीर्णोद्धार तकनीक का उपयोग करें, ये अधिक लाभप्रद है। यही हमारा अनुभव है। मध्यम समय की एक रणनीति में हमारा काम और भी आता है, तो ये होता है कि पुराने अनुत्पादक पेड़ों की हम प्रजाति ही बदल देते हैं, वैरायटी ही बदल देते हैं। यदि आपको देसी आम का पेड़ है, अच्छा फल नहीं दे रहा है, या कोई भी दूसरी वैरायटी जो अच्छा फल नहीं दे रही, तो उसमें हम उसकी वैरायटी, दूसरी वैरायटी का उससे कलम लगा देते हैं। इस कार्य के लिए भी दिसंबर जनवरी के महीने में कटिंग करनी होती है। इस प्रकार से कटिंग के बाद उसमें इस प्रकार से नई शाखाओं का उद्भव होता है, नई शाखाएं आती हैं। उन शाखाओं पे हम, जब ये शाखाएं हमारी पेंसिल की मोटाई की होती है, और लगभग जून जुलाई के महीने में पेंसिल की मोटाई की आ जाती है शाखाएं हमारी। दिसंबर के महीने में कटिंग करते हैं तो जून जुलाई में पेंसिल की मोटाई की काफी सारी शाखाएं हमारे पेड़ में आ जाती है। तो जून जुलाई के महीने में यदि हम अपने क्षेत्र की कोई अच्छी किस्म, जो भी आपकी किस्म मनपसंद हो, आप अरुणिका लगाना चाह रहे हो, चाहे कुत्ता की प्रजाति लगाना चाह रहे हो, तो उसकी कलम को बांध देते हैं। उसकी कलम को जो पेंसिल मोटाई की हमारे लो होते हैं, उसी पेंसिल मोटाई की कलम लाके बांध देते हैं, तो लगभग 70 से 80% तक हमारे कलम चल जाते हैं। और हमारा बाग जो एक देसी प्रकार का था या अनुत्पादक था, फिर से नई प्रजाति में बदल गया। तो ऐसा करके भी हम तीसरे वर्ष अपने बाग को उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। और ऐसा उन बागों में भी किया जा सकता है जहाँ पे एक ही प्रजाति के बाग लगे थे और वहाँ परागणदाता की कमी है, परागणदाता किस्म का प्रावधान भी हम कर सकते हैं। ऑर्चर्ड कन्वर्जन करके पूरे बाकी वैरायटी बदल। उसके बाद आती है लंबे समय की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। तो लंबे समय की रणनीति हमारी ये होनी चाहिए कि अब हम जो भी नया बाग लगाएं उसको हम देर से पकने वाली प्रजातियों में ही लगाएं। हम उत्तर भारतीयों को आम की वो वैरायटी चाहिए जो सीजन में सबसे लास्ट में फल दे। कारण ये है कि हम यदि अर्ली वैरायटी लगाएंगे तो हमें लाभ अधिक नहीं मिलेगा। अर्ली वैरायटी से लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा देश काफी लंबा ऊंचाई में फैला हुआ है। होली के बाद से ही अर्ली वैरायटी दक्षिण महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से हमारे मार्केट में आ जाती है होली के आसपास से। तो हम अर्ली वैरायटी में तो उनसे कंपटीशन कर नहीं सकते हैं उत्तर भारत की बागवानी। तो इसलिए हमारी जो स्ट्रेंथ है कि हम देर तक फल दे सकते हैं, इसलिए हमें देर से फल वाली प्रजाति को प्राथमिकता देनी। आपने भी देखा होगा कि जो फल आपके बाग में सबसे लास्ट में आता है वो अच्छा रेट देता है। तो इसलिए यदि हम अपना नया बाग लगाना चाह रहे हैं तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए जो प्रजाति सबसे तेज फल देती हो उस प्रजाति को प्राथमिकता देना है। उसके साथ यदि वो प्रजाति रंगीन हो तो हमें और प्रजाति उसकी प्राथमिकता देना है, क्योंकि अब हमारे पास रंगीन प्रजातियां भी आ चुकी हैं। और हमारी प्राथमिकता ये भी होनी चाहिए कि वो प्रजाति वही लगाएं जिसमें हर साल फल आता हो, अनियमित होने वाली प्रजातियां न लगाएं। और जहां भी बाग लगाएं कम से कम 2 प्रजातियों का मिश्रण अवश्य लगाएं। तो ये हमारी लंबे समय की रणनीति है कि जब भी हम बाग लगाएं तो इन बातों का हम ध्यान रखें और इसी के हिसाब से हम प्रजातियों का चुनाव करें। अब जैसे प्रजातियां हैं, कुछ हमारी इम्प्रूव प्रजातियां हैं। वैसे तो हमने आम्रपाली का नाम लिखा हुआ है, आम्रपाली करीब 40-45 वर्ष पुरानी प्रजाति, लेकिन अभी भी इसको मैंने देखा है बहुत अच्छा पोटेंशियल इस प्रजाति में। बहुत लेट तो नहीं आती है लेकिन ये गुच्छों में आती है, हर साल फल में आती है और उसका स्वाद बेहतरीन होता है। इसके अलावा जो इम्प्रूव रंगीन प्रजातियों की बात करें हम, अरुणिका, पूसा अरुणिमा, ये प्रजातियां ऐसी हैं जो बहुत रंगीन, बहुत आकर्षक हैं
और ये दोनों ही हाइब्रिड संकर प्रजातियां हैं। इसके अलावा उनका दूसरी और प्रजाति है। तो ये कुछ प्रजातियां ऐसी जो अन्य प्रजातियों से पुरानी प्रजातियों में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करके प्रजातियां बनी हुई हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं पूसा अरुणा प्रजाति का रंग आता है और इसके साथ खासियत ये है कि इसकी जो भंडारण क्षमता है वो 10 से 12 दिन की है और उसका रंग आकर्षक है। सघन बागवानी जो आपने बताया उसके लिए भी है। पूसा फुलिया के साथ ये खासियत है कि ये जुलाई में थोड़ा सा ये जुलाई में इसका फलन होता है और इसकी भी सेल्फ लाइफ करीब 10 दिन के रूम टेम्परेचर। तो हमें नई प्रजातियों को प्राथमिकता देना रहेगा अपने नए बागों पर। जो नया बाग हमें लगाना है हमारे अनुभव के आधार पर हम ये मौजूद करते हैं कि बाग को 5 मीटर की दूरी पर लगाए इन नई प्रजातियों को। और ये वर्गाकार विधि होती है। इस प्रकार से एक बाग में लगभग 400 पौधे आ जाते हैं, एक पेड़ में 400 पौधे आते हैं। तो पौधों की संख्या तो इसमें काफी अधिक है। परंपरागत विधि में 100 पौधे लगते हैं, इस विधि में हमारे 400 पौधे लग रहे हैं। लेकिन जो इसकी उत्पादकता का हमने देखा है, जैसे कि हम आपको सघन बागवानी के बारे में कई सारी शंकाएं हैं वो बता दूं। आम की बागवानी कभी भी 5x5 मीटर से कम पे नहीं करना चाहिए। वैसे तो साहित्यों में लिखा है कि 2.5x2.5 मीटर पे भी पौधे लगाए जाते हैं, हमने वो सब भी करके देखा है। जहाँ पे आम के पौधों को 2.5 और 2.5 मीटर पे लगाया गया वहाँ पे हमें बहुत अच्छा लाभ मिला, लेकिन केवल 12 वर्ष तक। और हम आम की बागवानी 12 वर्ष के लिए नहीं करते हैं। यदि हम आम का बाग लगा सकते हैं तो सदियों के मतलब कम से कम 100 साल का हम टारगेट करके लगाते हैं। तो 2.5 मीटर की स्पेसिंग पर भी हमने आम के बाग को लगा के देखा है। 11वें और 12वें वर्ष करीब 30 उत्पादकता भी मिलता है। उसके बाद वो बाग हमारा अनुत्पादक होता है। कटिंग करते रहे, बचाते रहे, कई सारे प्रयोग करते रहे, बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिले। इसलिए हम लोग का अनुमोदन यही है कि आम के बाग यदि आपको लगाना है तो एक मॉडरेट दूरी इसमें कि हम बहुत ज्यादा परेशानी ना हो पौधे से पौधा 5 फीट मध्यम प्रकार की बागवानी में इन प्रजातियों की हम बागवानी करते हैं। ये इसकी तस्वीरें हैं। अब इसके साथ में एक बात और बताएं कि आम में हमें कीट प्रबंधन के बारे में भी यदि हम बात करें तो आईपीएम एक सामान्य सी बात है। आप अपने घरों में देखते होंगे, जिन घरों में खाने पीने पे यानी कि फलों पे, सब्जी पे या सेवों पे, ड्राई फ्रूट्स पे खर्चे होते हैं, उन घरों में रोग यानी बीमारियां कम आती हैं। वही चीज आम के बाग के साथ है। यदि आम के बाग में आपने पोषक तत्वों का प्रबंधन किया हुआ है तो आपका बाग स्वस्थ रहेगा और उसमें कीड़े बीमारियों का जो प्रकोप है बहुत कम होगा। और इस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी बहुत महत्वपूर्ण काम रहता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट खास करके जिंक, बोरान, आयरन, कॉपर कहने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, लेकिन यदि इनको दिया जाता है तो फल हमारा मेजर यानी कि बड़ा होता है। जिन बागों में माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग किया जाता है उनमें उनके स्वास्थ्य, प्लांट्स का जो हेल्थ है वो दिक्कत होता है, पत्तियों में चमक दिखती है, फल का आकार। तो यदि हमें अपने बाग को स्वस्थ रखना है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का, तो एक बेसिक सी बात है कि पहले प्लांट की हेल्थ को ध्यान। यदि आपका प्लांट में हेल्थ है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट टाइम से किया गया है तो उनमें कीड़े और बीमारियों की समस्याएं कम होगी। अब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें हमें कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस भी करनी, उसका भी लाभ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का है। जैसे कि आपको बताया कैनोपी मैनेजमेंट, हमने जिन बागों में कैनोपी मैनेजमेंट यानी कि सेंट्रल ओपनिंग का कार्य किया उनमें चूंकि हवा का फ्लो होता है, एयर फ्लो होता है और लाइट का इंटरसेप्शन होता है। लाइट इंटरसेप्शन से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है, एयर फ्लो से वहाँ पे जो एयर का मूवमेंट होता है। तो एयर फ्लो और लाइट इंटरसेप्शन से वहाँ पे जो पेस्ट की जो ब्रीडिंग होती है वो नहीं हो पाती है। इसलिए कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिनको यदि आपने किया तो भी आपके बागों में कीड़े और बीमारियां कम हो जाएंगी। तो उसमें कल्चरल मैनेजमेंट जाती है। आपने चीज देखी होगी, जब भी आपको कोई कपड़ा सुखाना है तो यदि आपने कहीं हवा चल रही है वहाँ पे सुखा दिया तो आपका कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, और बंद कमरे में रखा तो कपड़ा नहीं सूखेगा या देर से सूखेगा। तो कैनोपी मैनेजमेंट कार्य होता है क्योंकि इसमें कटिंग हो जाती है, एयर फ्लो होता है। एयर फ्लो होता है तो जो सूट्स होती हैं उसके अंदर वो मैच्योर होती है। सूट्स में मैच्योरिटी जल्दी आती है जब उस पर लाइट एंड एयर का इफेक्ट पड़ता है। सूट मैच्योरिटी होती है तो उसमें फ्रूटिंग जल्दी होती है, मैच्योरिटी के बाद ही उसमें फ्रूटिंग होती है, फ्लावरिंग होती है। और यदि वो डेंस कैनोपी में हमारी सूट्स हैं तो उनमें मैच्योरिटी नहीं आती है। देखने में लगेगा कि बहुत सारी शाखाएं हैं लेकिन वो मैच्योर शाखाएं नहीं होती हैं, फ्लावरिंग। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस में जिनको करने से भी हम पेस्ट मैनेजमेंट पे अपना प्रभावकारी रखते हैं। दूसरी बात आती है बीज मैनेजमेंट का। यदि हम अपने बाग में बीज मैनेजमेंट, खरपतवार का प्रबंधन करते हैं तो भी कीट और व्याधियां वहाँ पे कम आते हैं।
वीड मैनेजमेंट के लिए आपको मैंने बताया था पहले कि मल्चिंग सबसे अच्छा तरीका है। पेड़ के नीचे जहाँ तक आपका विस्तार क्षेत्र है, पुआल, ऐसा है कि अब सरकार ने पुआल को जलाने पे प्रतिबंध भी लगा रखा है। लोग उसको हरियाणा किसान खास करके उसको जलाते रहते हैं। तो इन सब समस्याओं से बचा जा सकता है यदि आप अपने पुआल को बाग के फ्लोर मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे भी पेड़ के नीचे का कैनोपी है वहाँ पे पुआल की एक लेयर बिछा दें, तो वहाँ पे कोई खरपतवार नहीं जमेगा और आपको पोषक तत्व पूरी तरह से पेड़ मिल जाएगा और उसका स्वास्थ्य बढ़ेगा और आएगी। चलो, बागों में जुताई भी आवश्यक है क्योंकि सॉइल एक्टिवेशन महत्वपूर्ण होता है और बहुत सारे कीड़े ऐसे जो जमीन में फीडिंग करते हैं। तो दिसंबर जनवरी के महीने में एक पहली बार तो सिंचाई को मतलब कोई सिंचाई की बात है, बरसात की बात करनी। बरसात का मैसेज आपको कि आपको सिंचाई कर देनी ताकि जाए नीचे। इसके अलावा खरपतवार नष्ट। इसके अलावा दिसंबर के महीने में भी बागों में गहरी जुताई का महत्व किया जाता है क्योंकि उसके बाद फरवरी मार्च में जब फूल आते हैं उसमें बहुत सारे जमीन से ब्रीडिंग करके ऊपर आते हैं। तो यदि दिसंबर के महीने में आम के बागों में गहरी जुताई कर दी जाती है तो जो भी उसके लार्वा या अंडे हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं और उनको कीड़िया या हमारे जो भी प्राकृतिक फैक्टर्स हैं वो उसको नष्ट कर देते हैं। जो कुछ ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेज हैं जिसको करके अपने बाग में कीट प्रबंधन को कम कर सकते हैं, कीटों को मार सकते हैं। और एक बात और भी, आम एक समस्या और भी वो है अनियमित फलन की समस्या। पेड़ में एक साल फल आया, एक साल फल नहीं आया। उससे बचने हमारे पास एक बहुत अच्छी दवा है, वो है पेक्लोबिप्राज़ोल। और देश के बहुत सारे हिस्सों में बागवान इसका उपयोग करते हैं। पेक्लोबिप्राज़ोल का उपयोग ऐसे किया जाता है कि जिन पेड़ों में अनियमित फलन की समस्या है वहाँ पे इस वर्ष फलन आ चुका है, फलों को तोड़ने के बाद सबसे पहले पोषक तत्व करते हैं। फलों को आपने जुलाई में तोड़ा है तो अगस्त में फर्टिलाइजर्स पड़ जाए और सितंबर के अंतिम सप्ताह तक पेक्लोबिप्राज़ोल ये पड़ गया की मात्रा यही होती ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप पेक्लोबिप्राज़ोल का उपयोग कर देते हैं, पेक्लोबिप्राज़ोल का उपयोग करने से आपके पेड़ों में नियमित रूप से हर साल फलन आता है। ये तकनीकी उपस्थित है। और मैं आपको बताना चाहूँ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। जिससे सबसे महत्वपूर्ण कीड़ा है ये भुनगा कीड़ा। भुनगे कीड़े से बचने के जब फूल आता है उसी समय आपको एक्टिव होना पड़ता है। इसके लिए 3 दवाएं हैं, मेथाग्जाम है, इमिडाक्लोपिड है, प्रोपेनोफॉस है। और इसमें एक नई बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी आप भुनगा कीट का प्रबंधन करना चाहें तो दवा के साथ नीम के तेल का यदि छिड़काव कर देंगे 1 मिलीलीटर के हिसाब से नीम का तेल, तो ये आपका और भी प्रभावी हो जाएगा। इसके अलावा मिली बग जिसको गुजिया कीट बोलते हैं, ये आपको दिख रहा है। इसका प्रबंधन भी बहुत आसान है। यदि आप पेड़ के तनों के द्वारा से पॉलीथीन पट्टी बांध देते हैं तो कीड़े नीचे ही रुक जाएंगे और एक बार कीड़ा ऊपर चढ़ जाता है तो फिर आपको महंगी दवाओं का उपयोग करना पड़ता है। ये बेहतर है कि आप दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट में इस प्रकार से बैटिंग कर दें। फ्रूट फ्लाई ट्रैप, आम में फ्रूट फ्लाई की बात आती है लेकिन मिथाइलिन ट्रैप से इसका प्रबंधन किया जा सकता है। और आम में एक बात और भी है कि कई बार ऐसा होता है कि पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज बहुत अधिक आती है। फलों को तोड़ के रखने के बाद उसमें सड़न स्टार्ट चाहिए। ऊपर की तस्वीर में दिख रहा है जिसको बोलते हैं स्टेम एंड रॉट, तस्वीर में दिख रहा है इसको बोलते हैं इन्फेक्शन। तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है यदि आपने फलों को तोड़ने के बाद उनको गर्म पानी का उपचार दे दिया, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। यानी लगभग 52 डिग्री सेल्सियस मैं इसलिए बता रहा हूँ, जिस तापमान को आपका हाथ सेंस पे उस तापमान पर फलों को 5 मिनट तक कार्बेंडाजिम और पुदीनाशक 1 ग्राम करते हैं और फलों को छाया में सुखा कर पैकिंग करते हैं तो इस समस्या से हम बच सकते हैं। तो ये हमारे कुछ अनुभव थे जिसको हमने आपके साथ साझा किया और आपने हमें समय दिया इस ऐसे मौके पे। इसके लिए हरियाणा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, नमस्कार।